Hello and let's discuss some questions. These questions will be important for UPSC and upcoming various state PCS exams. In this video, questions will be related to Red Panda, Jallianwala Bagh Hatyakand, and some information about northeastern states. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेड जाइंट पांडा के बारे में बताना है. जाइंट पांडा इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर द IUCN रेड डेटा बुक. और सेकंड है कि जायंट पांडाज आर फाउंड इन बैम्बू फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना. ए ऑप्शन 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2. देखो जो जायंट पांडा ये पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में था और अभी इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी से हटाकर वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है. तो पहला ऑप्शन सही नहीं है. और दूसरा कि ये जो जायंट पांडा हैं ये सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका एक बी ऑप्शन करेक्ट होगा. अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो चाइना ने अभी अनाउंस किया कि जायंट पांडाज आर नो लॉन्गर इंडेंजर्ड इन द वाइल्ड. आफ्टर 5 years द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिमूव्ड जायंट पांडाज फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट एंड क्लासिफाइड देम एज वल्नरेबल इन 2016. तो इनको अभी वल्नरेबल कैटेगरी में है. और जो जायंट पांडा इज आल्सो नोन एज पांडा बियर इनहेबिटिंग बैम्बू फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना. देर आर नाउ 1800 जायंट पांडाज इन द वाइल्ड. तो ये अभी वल्नरेबल कैटेगरी में है और चाइना सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं. तो इंडेंजर्ड से वल्नरेबल आ गया है और ये IUCN की रेड लिस्ट में. IUCN जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. और एक और बात है, WWF हैज लोगो सिंस इट्स फाउंडेड इन 1961. जब से WWF की स्थापना हुई है 1961, तब से इनका जो लोगो है ये जायंट पांडा ही है. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यंग हस्बैंड मिशन सेंट बाय लॉर्ड कर्जन इन 1904 एम्ड एट. जो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में यंग हस्बैंड मिशन भेजा था, तो उसे इन्होंने तिब्बत में भेजा था और ये भेजा था एस्टेब्लिशिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद तिब्बत, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रसिया से उधर से अटैक ना हो जाए, इसलिए इस यंग हस्बैंड मिशन को भेजा गया था. देखो लॉर्ड कर्जन सेंट यंग हस्बैंड मिशन to Tibet to resist Russian infiltration to Tibet and solve the boundary dispute over the border between Tibet and Sikkim. अच्छा उस समय क्या था, देखो ये तिब्बत was ruled by a theocracy of Buddhist monks under the nominal sovereignty of China. The British efforts to establish friendly relations with Tibet had not yielded any result in the past and deadlock has been reached by the time in the Curzon arrival. सो ये सब था कि इसमें लॉर्ड कर्जन ने गोरखा रेजिमेंट भी भेजी थी ताकि ब्रिटिशर्स ये तिब्बतियंस पे दबाव बनाया जा सके. अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू शक कैलेंडर स्टार्टिंग इन 78 AD कंसीडर द फॉलोइंग. पहला है कि द इंडिया नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन इट, बिल्कुल सही है. दूसरा इट वाज स्टार्टेड बाय शक रूलर्स टू मार्क देयर विक्ट्री ओवर कुषाण. नहीं कुषाण में आते थे कनिष्क, इसकी स्थापना की थी कुजिल कडफिस ने. और जो शक रूलर्स के द्वारा नहीं था, ये सातवाहन रूलर थे, एक सालीवाहन, उनकी विक्ट्रीज को कमेमोरेट करने के लिए शक कैलेंडर की स्थापना हुई थी 78 AD में. ये बिल्कुल सही है, तो पहला इसका सही है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है. एक्सपीरियंस देखते हैं. देखो 4 टाइप के कैलेंडर हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. एक आपको विक्रम संवत है, एक शक संवत है, एक हिजरी कैलेंडर है जो इस्लामिक लूनार कैलेंडर है, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है. ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है. जो विक्रम संवत है वो 57 BC से स्टार्ट होता है. इसको राजा विक्रमादित्य ने शक रूलर्स के ऊपर अपनी विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया था. तो जो इसका 57 BC है वो 0 ईयर रहता है. ये एक लूनार कैलेंडर है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ मून. और जो शक संवत है, शक संवत नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक इरा. और शक इरा में इसमें चैत्र जिट्स फर्स्ट पहला महीना होता है चैत्र. नॉमिनल जो ईयर है वो 365 दिन की होती है और इसको 22 मार्च 1957 से ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अडॉप्ट किया गया है. ठीक है. और जो शक इरा है इज बिलीव टू हैव बीन फाउंडेड बाय किंग सालीवाहन of the Satavahan dynasty. The fact that this Sakira marks the commemoration of King Salivan. अच्छा, और जो ये है हिजरी कैलेंडर जो है, हिजरी कैलेंडर एक लूनार कैलेंडर है. 0 ईयर इसमें 622 AD होती है. इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड एंड फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया. और इसमें एक साल में 12 महीने और दिन 354 दिन होते हैं. पहला महीना मुहर्रम और लास्ट महीना रमज़ान रहता है.
अच्छा, जो शक संवत है उसका पहला महीना चैत्र होता है, जो 22 मार्च को स्टार्ट होता है, और लीप ईयर में वो 21 मार्च को स्टार्ट होता है। अच्छा, शक कैलेंडर के यदि बारे में और बात करें तो शक कैलेंडर आपका 78 से प्रारंभ होता है, और ये शालिवाहन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें शक कैलेंडर इज यूज्ड बाय द, इसको शक कैलेंडर को इंडोनेशिया में हिंदूज के द्वारा बाली और जावा में भी यूज़ किया जाता है। इसका जो पहला वर्णन है वो एक कन्नड़ कवि सोमराज के द्वारा उद्भट काव्य लिखा गया था, उसमें मिला है। और द गजट ऑफ इंडिया यूजेज दिस कैलेंडर अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको इंडिया गजट भी यूज करता है। अच्छा, इसी शक कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी 2014 में कि चैत्र 1 क्या है ऑफ नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शकेरा करेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इन ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो ये 22 मार्च होती है, 22 मार्च या 21 मार्च होती है, वो चैत्र की पहली डेट रहती है। मतलब चैत्र का पहला दिन 21 मार्च को पड़ेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द जलियांवाला बाग मैसेकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांति सभा का आयोजन किया गया, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें काफ़ी निहत्थे लोगों की हत्या हुई। तो ये है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके देखते हैं कि ए ऑप्शन क्या बोलता है। ए ऑप्शन बोलता है पीपल गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मॉन्टेग जेम्स बॉन्ड। ये नहीं है, ये जो पीपल लोग इकट्ठे हुए थे, ये एक एक्ट आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसमें बिना कोई वारंट जारी किए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसका विरोध करने के लिए ये आम सभा आयोजित हुई थी। तो इसीलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दूसरा है हंटर कमेटी वॉज क्रिएटेड टू इन्वेस्टिगेट द रॉन्ग डूइंग्स। तो इसके बाद क्या हुआ, एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बनी थी इंडिया की, फिर एक हंटर कमेटी बनी थी जिसमें 4 ब्रिटिश थे और 3 इंडियन थे। 7 मेंबर्स की कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी, ये सही है। गांधी रिटर्न द केसर-ए-हिंद टाइटल गिवन हिम फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बोर वार। तो गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया था इस हत्याकांड के बाद। और भी हुआ था, एक शंकरन नायर थे, उन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया था। रविंद्रनाथ जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली थी। ये अगला है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग। बिल्कुल सही सही है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन ही गलत है, बाकी तीनों सही है। देखो ये देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। ए लार्ज बट पीसफुल क्राउड हैड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर पंजाब टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। देखो हुआ क्या था कि पहले एक सेडिशन कमेटी बनी थी, फिर आया था ये रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसकी के विरोध में जो पीसफुल सभा जो हो रही थी 13 अप्रैल 1919, उस पर जलियांवाला ये जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी। यही आपका ये है जलियांवाला बाग मैसेकर घटना। और इसी के विरोध में आपका गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और टैगोर ने आपका नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि चापचरकुट फेस्टिवल, ये आपका कौन से स्टेट से, ये आपका मिजोरम स्टेट से, बिल्कुल करेक्ट है। खोंगजोम बैलड, ये आपका मणिपुर से, बिल्कुल सही है। एक थांगटा डांस ये भी मणिपुर का है, तो ये ठीक नहीं है, तीसरा ठीक नहीं है। 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 और 2। ये चापचरकुट फेस्टिवल है। देखो अब देखते हैं जो चापचरकुट फेस्टिवल है। चापचरकुट इज हेल्ड एनुअली, पीपल डांस, परफॉर्म स्किट्स, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेलिब्रेट देयर बिलव्ड फेस्टिवल। जो चापचरकुट है ये बिगेस्ट फेस्टिवल है मिजोरम का, और ये मार्च के महीने में जब इनकी झूम ऑपरेशन पूरा हो जाता है खेतीबाड़ी के बाद, मार्च के महीने में इसको मनाया जाता है, और ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। अच्छा, जो खोंगजोम पर्व है, इट इज स्टाइल ऑफ बैलेड सिंगिंग फ्रॉम मणिपुर यूजिंग ढोलक विच डेपिक्ट्स स्टोरीज ऑफ हीरोइक बैटल्स फॉट बाय द मणिपुर अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर इन 1891।
It is one of the most popular musical art forms of Manipur, inciting the spirit of patriotism and nationalism among the people at one time. अच्छा, जो थांगटा है, और क्या है कि मणिपुर डांस हैज ए लार्ज पर्व है, हाउएवर द मोस्ट पॉपुलर मणिपुर में रास, संकीर्तन और थांगटा है। थांगटा डांस ऑफ मणिपुर हैज इवॉल्व फ्रॉम द मार्शल आर्ट ड्रिल्स प्रमोटेड बाय किंग्स ऑफ मणिपुर। मतलब थांगटा थोड़ा बैटल से रिलेटेड है। अभी और एक्सप्लेनेशन देखते हैं खोंगजोम और थांगटा की। जो खोंगजोम पर्व है, एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल आर्ट ऑफ मणिपुर है दैट इन्वॉल्व्स बैलेड सिंगिंग accompanied with sounds of ढोलक और ड्रम। The art form depicts the stories of heroic battles of Khongjong fought by the people of Manipur against the British Empire in April 1891। और जो थांगटा है, ये फोक डांस है मणिपुर का। इट इज एंशियंट डांस फॉर्म दैट इज हाइब्रिड ऑफ कॉम्बैट एंड मार्शल डांस फॉर्म। थांगटा इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ हुएन लैंगलोन, जिसका मतलब है कि द आर्ट ऑफ स्वॉर्ड एंड स्पीयर। द मैटीज क्लान, जो मणिपुर के जो मैतीज लोग हैं, ये इज द फाउंडर ऑफ थांगटा मार्शल आर्ट डांस। इट इज यूजली इंक्लाइन टूवर्ड द फाइटिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द वार। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया इज करेक्ट। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, पहला ऑप्शन है कि इट वाज प्रमोटेड बाय लॉर्ड मैकाले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल करेक्ट। इट एम्ड टू एजुकेट फ्यू इंडियंस फ्रॉम हायर एंड मिडिल क्लास। इसका उद्देश्य था कि कुछ ही इन भारतीयों को शिक्षित किया जाए, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि फंड कम था। 1833 वाले जो एक्ट में 1 लाख रुपए अलोकेट किए गए थे, तो इन्होंने सोचा था कि मास एजुकेशन देने के बजाय कुछ इंडियंस को ही पढ़ाया जाए, और ताकि वही इस नॉलेज को दूसरे लोगों में फैलाएं। तो इसका दोनों ही करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इट वॉज प्रमोटेड बाई लॉर्ड मैकाले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दिस वॉज adopted by the Britishers because of the paucity of the funds. So it was decided to spend them in educating few persons from higher and middle classes with modern and higher education. This has led to neglecting of mass education. और क्या था, ब्रिटिशर्स planned to educate a small section of upper and middle class, thus creating a class, एक ऐसी क्लास बनाओ कि जो ब्लड में इंडियन हो, ब्लड और कलर में, लेकिन इंग्लिश हो वो टेस्ट, ओपिनियन और मोरल्स में। तो ये इनका उद्देश्य था। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, मीन्ट कमिंग डाउन ऑफ एजुकेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, दैट इज फ्रॉम द हायर क्लास पीपल टू द लोअर क्लास पीपल और द जनरल पीपल। अभी चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर यूनियन टेरिटरीज बिफोर बिकमिंग स्टेट्स। स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी कौन कौन थे? तो गोवा ये पहले यूनियन टेरिटरी बना, फिर इसका स्टेट बना। ठीक है, ऐसे ही मणिपुर भी, ऐसे ही सिक्किम भी, ऐसे ही त्रिपुरा। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट रहा है, और फिर 36वें संविधान संशोधन के बाद इसे अडॉप्ट किया गया है। तो इसका 3 छोड़ दें, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1, 2 और 4 आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखें। जो मणिपुर है, मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र। महाराजा बोधचंद्र साइंड ए ट्रीटी ऑफ एक्सेशन मर्जिंग द किंगडम इनटू इंडिया। मणिपुर वाज मेड ए फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन 1956 एंड फुल फ्लेज स्टेट इन 1972। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन October 15, 1949। इट वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी ऑन September 1956 एंड इट बिकेम स्टेट ऑन January 21, 1972। अच्छा देखो, जो गोवा, दमन और दीव, ये पहले यूनियन टेरिटरी थे 19 दिसंबर 1961 से 30 मई 1987 तक, और गोवा वाज कन्फर्ड स्टेट इन 1987। इससे पहले गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, जिसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा छुड़ाया गया था। अच्छा, जो मणिपुर, त्रिपुरा, ये पहले यूनियन टेरिटरी थे, 1972 में राज्य बने हैं। सिक्किम यूनियन टेरिटरी कभी नहीं रहा, ये एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, और and in 1974 it expressed its desire for greater association with India. The under 35th Constitutional Amendment Act 1974 it was made state. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं घूमते, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो पहला तो रॉन्ग है। दूसरा, ऑल द प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट, ये भी गलत है, क्योंकि बुध और शुक्र के कोई नेचुरल
सैटेलाइट नहीं होता। इनर प्लैनेट्स हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम। इनर प्लैनेट्स में नहीं होती हैं, वो आउटर प्लैनेट्स में रिंग होती है, क्योंकि वही गैसियस होते हैं। तो इनर प्लैनेट तो काफ़ी सॉलिड होते हैं। तो इसका तीनों ही करेक्ट नहीं है, इसका डी ऑप्शन होगा आंसर, नन। देखो, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ called orbit. Planets revolve around the sun in elliptical orbit and not in circular. अच्छा, दूसरा कि all the planet except Mercury and Venus have natural satellites, और the outer planets or the Jovian planets are of gaseous origin and have ring system around them. जो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सूर्य के सबसे पास आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें से मरकरी और वीनस का अपना कोई प्लेनेट नहीं होता। मरकरी सबसे पास का ग्रह है, वीनस उससे अगला है। वीनस को हम पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा भी कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह भी वीनस है। उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। मार्स जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ फेरिक ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा उपस्थिति है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर सैटर्न, सैटर्न का एक उपग्रह टाइटन है, और सैटर्न के ही सबसे ज़्यादा इस समय वो हैं उपग्रह। और फिर यूरेनस और नेपच्यून। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ मुगल पीरियड। ही सेट ए स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग एंड इट वाज फॉलोड बाय मैनी जनरेशंस। मैनी हिस्टोरिकल वर्क्स वर रिटन बाय हिम इंक्लूडिंग आईन अकबरी एंड अकबरनामा। देखो, अगर हम मुगल पीरियड की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो 1526 ईस्वी से मुगल वंश स्टार्ट हुआ। 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंडान और अस्करी। अच्छा, हुमायूं ने शासन 1530 से 1540 ईस्वी तक किया। चौसा के युद्ध और कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ईरान चला गया। तो फिर सूर डायनेस्टी रही। शेरशाह सूरी ने शासन किया 1540 से 1545। फिर उसके बाद उसके और आगे वाले लोग आए। तो 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1555 से 1556 तक शासन किया। 1556 में उसकी मृत्यु हुई। फिर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। तो अकबर के शासन काल में ये सब लोग थे, जैसे अबुल फजल, फैजी, उतबी, नजीरी। इनमें ये जो आईन अकबरी की जो रचना की है, आईन अकबरी अकबर की रचना, ये अबुल फजल ने की है। और जो फैजी है, फैजी इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, पर्शियन भाषा में। अच्छा, उतबी और नजरी, उतबी ने एक यामिनी नाम की पुस्तक लिखी है। उतबी और नजरी ये दोनों फारसी के लेखक थे। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न भी थे। 9 नवरत्नों में आपका, उन 9 नवरत्नों में से एक थे ये अबुल फजल और फैजी। इनमें थे जैसे तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ये सब अकबर के दरबार में नवरत्न थे। और एक तानसेन थे। अब इसके एक्सपीरियंस देखते हैं। देखो, मैनी पोइट्स, अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खाने खाना भी थे, जो हुमायूं के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। और बैरम खां ने ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय दिलाई थी, जो अकबर ने गद्दी पर बैठते ही लड़ा था। देखो, मैनी पोइट्स बिकेम वेरी फेमस ड्यूरिंग मुगल एम्पायर बाय द टाइम ऑफ अकबर्स रेन। अबुल फजल was the great scholar and historian of his period. He set a style of prose writing and it was followed by many generations. Mainly historical works were written during this period. They include Ain-e-Akbari and Akbarnama authored by Abul Fazl. The leading poet of this period was his brother Abul Faizi. The translation of Mahabharata into the Persian language was done under his supervision. और जो उतबी और नाजरी हैं, उतबी और नाजरी वर 2 अदर लीडिंग पर्शियन पोइट्स। एक किताब है किताब ए यामिनी। ये किताब ए यामिनी अबू नसर उतबी ने लिखी है। ये है अकबरनामा। अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल ने 2 किताब लिखी हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी। और मुगल काल में इससे पहली एक बाबरनामा लिखी है, जो खुद बाबर ने लिखी थी।
हुमायूं की हुमायूं नामा लिखी है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं के काल, वो अकबर के काल में। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।